नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य की 5 क्लासेस ले ली हैं और आज आखिरी क्लास है मौर्य साम्राज्य। इसके माध्यम से हम समाप्त करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने अभी तक सबसे पहली क्लास में मौर्य साम्राज्य के जिससे जानकारी मिलती है उसके स्त्रोतों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो उसके प्रमुख शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और उसकी पतन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति। तो हेडिंग बनाते हैं मौर्यकालीन समाज। जब हम मौर्यकालीन समाज के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें 2 राइटर प्रमुख रूप से मिलते हैं। 2 राइटर जिनके बारे में मुख्य रूप से हमें जानकारी मिलती है। एक तो कौटिल्य इसकी जानकारी देते हैं और एक मेगास्थनीज। इन दोनों के सोर्स से कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका इतनी प्रभावशाली सोर्स है जो मौर्य समाज के बारे में बताती है। जब हम मेगास्थनीज के बारे में कहते हैं तो मेगास्थनीज हमें जो मौर्य समाज है उसमें 7 प्रकार के लोगों का उल्लेख करता है और कौटिल्य बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था पे। तो इन दोनों को हम समझते हैं। कौटिल्य कहता है कि मौर्य समाज में वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति था इसलिए इसको जो वर्ण व्यवस्था शुरू से चल रही होती है ये उसी को आगे बढ़ाता है। लेकिन इसमें ये एक सुधार करता है। इसमें ये कहता है कौटिल्य कि जो शूद्र होते थे उनको आर्यों का दर्जा दिया गया। तो इसमें शूद्र हो गए आर्य। ठीक है, शूद्र आर्य हो गए और इनको कृषि का अधिकार भी दिया जाने लगा। शूद्रों को कृषि का अधिकार दिया जाने लगा। साथ ही साथ ये देखते हैं हम कि इनको जो अनार्य होते थे अनार्यों से अलग रखा गया। ठीक है, इनकी समाज में स्थिति में सुधार आया। ठीक है, बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने स्थान पर है, शूद्रों की स्थिति में सुधार आया है। इनको आर्य श्रेणी में रखा गया। जो अनार्य होते थे ये बेसिकली इनको मलेच्छ कहा जाता था। मिलेच्छ, ठीक है, इनको मिलेच्छ कहा जाता था। ये अत्यन्य जातियां होती थी जो जंगलों में निवास करती थी, ये सारे होते थे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को ही फॉलो किया। लेकिन जब हम बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज समाज को 7 वर्गों में बांटता है। 7 वर्ग। 7 वर्ग कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहला स्तंभ बनाता है वो दार्शनिकों का, कि भाई 7 वर्गों में सबसे पहले दार्शनिक होते हैं। उसके बाद आते हैं किसान, सैनिक और व्यापारी वर्ग आता है, कारीगर वर्ग आता है। सैनिक, अहीर और कारीगर, शिल्पी जो शिल्पकार होते थे उनको, और आखिर में सभासद। ये जो मंत्री लोग होते थे उनको भी अलग से इसने समाज के रूप में बांटा है। अब उसका ये आधार इस हिसाब से रहा होगा क्योंकि शूद्रों को उसने किसान की श्रेणी में रखा है। ठीक है, सैनिक वर्ग अलग से होता था, अहीर वर्ग वो होता था जो पशुपालन करता था। ठीक है, कारीगर और शिल्पी अलग अलग होते थे। कारीगर बेसिकली वो लोग होते थे जो मजदूर लोग होते थे। सभासद मंत्री होंगे और दार्शनिक पुरोहित वर्ग है संभवतः उसको कहा जाता होगा, क्योंकि पढ़ने का काम दार्शनिकों का होता था। ये 7 प्रकार का समाज विभाजन किया है जो मेगास्थनीज ने। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय समाज की किस प्रकार की स्थिति रही होगी। बेसिकली जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर कौटिल्य बताता है, परंतु इससे अलग मेगास्थनीज अपनी इंडिका में बताता है कि भारतीय समाज या मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो ये हमें भारतीय इसकी समाज की जानकारी मिलती है। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं तो इसके आगे हम दास प्रथा की बात करते हैं। दास प्रथा के बारे में जब हम जानते हैं तो मेगास्थनीज तो स्पष्ट रूप से नकार देता है कि दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, दास प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, ये बताता है कौन? मेगास्थनीज। परंतु जो कौटिल्य है, कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य कितने दास बताएंगे? 9 प्रकार के। इनको लिखना आवश्यक नहीं है, इनके पास जान लेना है कि भाई क्या क्या आता था इसमें। 9 प्रकार के दास इंडिका लिखना है इसका, इंडिका।
9 प्रकार के जो दास होते थे उसमें बेसिकली वो दास होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, या फिर पैतृक रूप से कोई बंधुआ मजदूरी करते हुए आ रहे थे किसी के यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके के 9 वर्गों में बांटा था इन्होंने। जानना जरूरी नहीं है, बस इतना हमें पता रखना चाहिए कि कौटिल्य ने दासों का उल्लेख किया है, ठीक है। दास प्रथा लिख लेते हैं सर। अब मेगास्थनीज अपनी इंडिका में बताते हैं कि मौर्यकालीन समाज में किसी भी प्रकार के कोई दास का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों कहते हैं ये? संभवतः ये इसलिए कहते हैं ऐसा कि उस समय जो यूनान था, ग्रीस था, उसमें दास प्रथा ज्यादा बुरे तरीके से प्रचलित हो, या दासों के साथ ज्यादा बुरा यानी कि दुर्व्यवहार किया जाता हो, ठीक है। तो उसको लगता होगा कि यहाँ पर स्थिति काफी अच्छी है तो दास प्रथा नहीं हो सकती है। ये बेसिकली हमें पता चलता है कि मेगास्थनीज कहता है दास नहीं होते थे, ठीक है, दास नहीं होते थे। ये बेसिकली दास प्रथा के बारे में कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। कौटिल्य कहता है कि यहाँ पर 9 प्रकार के दास होते थे। ये हो गई दास प्रथा की बात। अब आगे चलते हैं, हम महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं। महिलाओं की स्थिति किस तरीके की थी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इधर भी द्वंद्व देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तब हम देखते हैं कि महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार होता है, महिलाओं के लिए नियोग प्रथा होती है। नियोग प्रथा भी हम जानेंगे क्या होता है। महिलाओं के लिए जो सभा होती है या फिर समिति है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता था, प्रशासनिक भागीदारी लेने का अधिकार होता था। इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। परंतु जब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये देखने को मिलता है भाई कि महिलाओं को कौटिल्य अनिष्कासिनी कहता था, मतलब जो घर के बाहर नहीं निकलती। अनिष्कासिनी वैश्यावृत्ति थी। वैश्यावृत्ति बुरी नहीं होती थी उस समय, ठीक है, सरकार उनको संरक्षण देता था। परंतु जो भी वैश्या उस काम को छोड़ना चाहे उसे उसके ऊपर खर्च किए गए जो भी पैसे होते थे उससे लगभग 60 गुना ज्यादा रिटर्न देना पड़ता था। ये शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, महिलाओं की स्थिति देखते हैं। महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का अधिकार था। नियोग प्रथा क्या होती थी? नियोग प्रथा वो होती थी कि जब किसी भी महिला का या स्त्री का पुरुष या पति मर जाता है तब वो अपने देवर के साथ शादी करती है और बच्चे उत्पन्न करती है, ठीक है। तो देवर से शादी, ये होता था नियोग प्रथा, ठीक है। महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का अधिकार था। और क्या अधिकार थे? मोक्ष, मोक्ष का अधिकार था। मोक्ष क्या होता था? मोक्ष बेसिकली उसको कहा जाता था जो वर्तमान में तलाक होता है, ठीक है। मोक्ष वर्ड यूज हुआ है तलाक के लिए। जब हम बात करते हैं कि जो जैसी वर्तमान स्थिति में तलाक होता है वैसा नहीं होता था। तब होता था तलाक कि भाई दुर्व्यवहारी हो पुरुष या फिर नपुंसक हो, उस स्थिति में तलाक ले सकती थी महिला। ये सारी चीजें हम देखते हैं उस समय, ठीक है। अब जैसे जो अपन ने देखा कि जो महिलाएं वो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उनको पुनर्विवाह का अधिकार होता था। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो विधवा होने के बाद स्वतंत्र रूप से रहती थी, उनको विवाह करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। उनको छंदवासिनी कहा जाता था। छंदवासिनी विधवा जो शादी नहीं करती, जो स्वतंत्र रूप से रहती है, स्वतंत्र रूप से रहती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अभी तक तो हमें बहुत ठीक समझ में आ रही है। लेकिन जब कौटिल्य कहता है कि महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा जाता था, अनिष्कासिनी, इससे हमें पता चलता है, अनिष्कासिनी से हमें पता चलता है कि जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, कुलीन वर्ग की महिलाएं, इनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी। जो निचले तबके की महिलाएं होती थी उनको तो अधिकार होता था, परंतु जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी उनको घर से निकलने का या पर्दा प्रथा का साक्ष्य रहा होगा ऐसा माना जाता है, इसलिए उनको अनिष्कासिनी कहा जाता है। ये बेसिकली चीजें हमें पता चलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। अनिष्कासिनी कुलीन महिलाएं जो बाहर नहीं निकलती है।
ये बेसिकली हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति रही होगी। अब एक चीज और इसमें देखने को मिलती है, अपन ने एक वर्ड देखा था रूपा जीवा। रूपा जीवा, रूपा जीवा वे महिलाएं होती थी जो वैश्यावृत्ति करके अपना घर चलाती थी, ठीक है, वैश्यावृत्ति, उनको रूपा जीवा कहा जाता था। जो इनका अधिकारी होता था इस विभाग का, उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिकाध्यक्ष। ये इनकी देखरेख करता था, सरकार की ओर से इनको जो वेश्याएं होती थी इनको संरक्षण दिया जाता था, जो वैश्यालय होते थे उनको सरकारी अनुदान मिलता था। ये सारी चीजें होती थी इस समय। और जब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो महिला वेश्यावृत्ति छोड़ना चाहेगी उसको उसके ऊपर किए गए खर्च का 60 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा, जो तब जाकर वो उससे मुक्त हो पाएगी। ये इन दो चीजों से हमें देखने को मिलता है कि मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति किस तरह की रही होगी। इसमें तो हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक रही होगी, लेकिन इधर हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या होती है। बेसिकली ये महिलाओं की स्थिति है जिससे हम समझ सकते हैं कि भारतीय जो मौर्यकालीन समाज है महिलाएं किस तरीके से रहती होंगी। तो ये भारतीय समाज हो चुका है। अपन ने महिलाओं की बात करी, दास प्रथा की बात करी, और जो वर्ण व्यवस्था या समाज था वो किस तरीके से था। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। जब हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, आर्थिक स्थिति मेजर बेसिकली हम देखते हैं बहुधा यहाँ पर कृषि, वाणिज्य और व्यापार होता था, ठीक है। कृषि अच्छी तरीके से होती थी, वाणिज्य व्यापार होता था। व्यापार और वाणिज्य आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होता था, ठीक है। व्यापार वाणिज्य, जब अपन कृषि पशुपालन और इसको देखते हैं, कृषि पशुपालन और वाणिज्य को, तब हम देखते हैं इनको कौटिल्य संयुक्त रूप से वार्ता शब्द देता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में या आर्थिक स्थिति के बारे में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये तीनों चीजें होती थी, ठीक है। कृषि लगभग हर प्रकार की 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, 3 प्रकार की, ठीक है, जिनको वर्तमान में बांटा गया किस हिसाब से, जो रबी, खरीफ और जायद की फसलों के हिसाब से, इन हिसाब से बांटा गया। पशुपालन भी होता ही था, ठीक है, पशुओं की जरूरत होती थी। व्यापार वाणिज्य भी होता था। व्यापार होता था एक तो आंतरिक व्यापार और एक होता था बाह्य व्यापार, ठीक है, बाह्य व्यापार। अब बेसिक सी चीज सबसे पहले ये समझ में आती है कि इन तीनों को संयुक्त रूप से कौटिल्य ने क्या कहा है? वार्ता, ठीक है, इनको वार्ता कहा जाता था, ठीक है। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को संयुक्त रूप से वार्ता शब्द दिया गया है। किसने दिया है? जो कौटिल्य है उन्होंने दिया है। अब जब हम व्यापार की बात करते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप का व्यापार होता था, मतलब विदेशी व्यापार भी होता था। विदेशी व्यापार जब होता था तो ये जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों रूप से होता था। जब हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो साम्राज्य रहता है वो स्थल मार्ग से मध्य एशिया से जुड़ा होता है, मध्य एशिया के माध्यम से वो जो भूमध्य सागरीय मार्ग से ये जुड़ता है यूरोप से, ठीक है, जो यूनान कहते थे पहले, जो भी ग्रीस वाला क्षेत्र था उससे। तो जल मार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। जल मार्ग से हम देखते हैं तो 2 बंदरगाह मुख्य रूप से मिलते हैं हमें। पूर्वी, जिसमें भड़ोच या भृगुकच्छ आता है, भृगुकच्छ, जो वर्तमान में भड़ोच बंदरगाह है उसको भृगुकच्छ कहा जाता था। इससे सबसे ज्यादा पश्चिमी उसमें व्यापार होता था। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सा बंदरगाह था? ये पश्चिम, ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता था? पूर्वी क्षेत्र में होता था सबसे ज्यादा व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये बेसिकली 2 बंदरगाह मिलते हैं हमें जो सबसे प्रमुख रूप से अपना रोल अदा करते हैं जल मार्ग के द्वारा व्यापार करने में। ये व्यापार का माध्यम था। अब अपन देखते हैं कि एक जब आयात करते थे
तब कौन सा टैक्स लगता था? वो निर्यात करते थे, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को निर्यात करेंगे तब निष्क्राम्य टैक्स लगता था, और जब आयात करेंगे किसी चीज पे तो उस पे लगता था प्रवेश्य, ठीक है। ये बेसिकली जो दो कर होते थे जो वस्तुओं पर लगते थे। आयात करेंगे तो प्रवेश्य लगता था, निर्यात करेंगे तो निष्काम्य टैक्स लगता था। ये दो कर मिलते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य होता था तब कुछ श्रेणी होती थी, निगम भी होते थे। ये बेसिकली उन व्यापारियों का या उन शिल्पियों का समूह होते थे जो व्यापार वाणिज्य में संयुक्त रूप से व्यापार करते थे, ठीक है। तो कौन कौन से होते थे अपन देख लेते हैं इसको। तीन वर्ड आते हैं, एक श्रेणी, निगम और एक सार्थवाह। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सार्थवाह, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी एक समूह होता था शिल्पियों का, ठीक है। जो शिल्पी होते थे जो अपना एक समूह बनाते थे, उसी के माध्यम से ये व्यापार करते थे। निगम क्या होता था? निगम होता था व्यापारियों का समूह, व्यापारी का समूह, ठीक है। और सार्थवाह कौन होता था? सार्थवाह बेसिकली वो व्यक्ति होता था, वो नेता होता था जो संपूर्ण व्यापारियों के कारवां को ले जाता था, ठीक है। जो कारवां ले जाता था, कारवां का प्रधान समस्त व्यापारियों के कारवां को जो प्रतिनिधित्व करता था, जो गंतव्य तक पहुंचाता था व्यापार को, जो सामान को, उसको सार्थवाह कहा जाता था। ये बहुत मुख्य रूप से मतलब मौर्यकालीन व्यापार में बहुत मुख्य नाम मिलता है ये सार्थवाह। सार्थवाह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है व्यापार में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इसके बारे में जानकारी मिली व्यापार वाणिज्य की। अब इसमें कुछ हम टैक्सेस देख लेते हैं, टैक्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जब टैक्स हम देखते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज बलि के बारे में जानते हैं हम, बलि क्या होता है, ठीक है, और कितना टैक्स लगता था, ये सब देख लेते हैं। जब हम कर व्यवस्था की बात करें, कर व्यवस्था, तो कर में सबसे पहली चीज तो बलि होता था। बलि एक प्रकार का कर होता था जो हर व्यक्ति को देना होता था कृषि के अतिरिक्त, ठीक है। और जो कर होता था उसका लगभग 1/6 भाग दिया जाता था। जैसा कि हमने अशोक के रुमिनदेही अभिलेख में पढ़ा था कि अशोक अपने जो भी उपज होता था उसका 1/6 भाग लेता था, लेकिन रुमिनदेही में उसने 1/8 कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध की जन्मस्थली थी, ठीक है। ये हो जाता है बलि। बलि के बाद जो आता है सीता। सीता होता था, सीता बेसिकली वो टैक्स होता था जो राजकीय भूमि से लिया जाता था, राजकीय भूमि से कर, ठीक है। सीता के बाद हमें क्या मिलता है? सीता के बाद और क्या मिलता है? सीता के बाद एक मिलता है हमें प्रणय। प्रणय क्या होता था? प्रणय होता था आपातकालीन कर। ये बेसिकली उस समय लिया जाता था जब किसी भी क्षेत्र पे कोई आपदा आ गई है, समस्या आ गई है, उस समय लिया जाता तब प्रणय। अब इसके बाद हिरण्य आता है एक वर्ड। हिरण्य क्या होता था? हिरण्य होता था बेसिकली नगद रूप से जो कर लिया जाता था, हिरण्य नगद कहा जाता है, ठीक है। नगद जो कर लिया जाता था वो हिरण्य होता था। और क्या होता था? एक मिलता है अपन को, अपन प्रवेश और निष्काम देख चुके हैं। एक वर्ड मिलता है अपन को सेतुबंध। सेतुबंध, सेतुबंध होता था, वो सेतुबंध लिया जाता था बेसिकली जो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए। ये कर होते थे जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार टैक्सेशन ही था उस समय में, ठीक है। वर्तमान में भी वही आधार है। एक वर्ड मिलता है हमें विष्टि। विष्टि, विष्टि क्या होता था? विष्टि वो व्यवस्था होती थी जिसमें आपको पे नहीं करना है, बेगारी, बेगारी कहते हैं जिसको, ठीक है, बेगारी, जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं।
बंधुआ मजदूरी, ठीक है। मतलब इसका आपको पे नहीं करना है, लेकिन ये निरंतर रूप से काम करेगा आपके यहाँ व्यक्ति। कभी सरकार भी बेगारी लेती थी जब उनको पे नहीं करना होता था, जैसे जो दास रहते थे उनसे बेगारों की जैसे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो विष्टि बेगारी इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमपीपीएससी 2022 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें ये पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई विष्टि या बेगारी क्या होता है। ये बेसिकली हमने अर्थव्यवस्था पढ़ ली है मौर्यकालीन समाज की, मौर्यकालीन साम्राज्य की। अब हम थोड़ी सी धार्मिक स्थिति देख लेते हैं और फिर हम इसका पतन करेंगे। जब हम धार्मिक स्थिति देखते हैं तो धार्मिक स्थिति में हमें मुख्य रूप से ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि सभी जो शासक थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से धर्म माना है, ना कि उन्होंने संपूर्ण रूप से किसी पे थोपा है। क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता के कारण, धार्मिक सहिष्णुता के कारण इनको इतना महान बनाया गया है, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण इसमें हमें ज्यादा नहीं देखना है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का अनुयायी था, ठीक है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म अपना लेता है। ये बिंदुसार रहता है, वो बिंदुसार रहता है क्या, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का रहता है। जो पिंगल वत्स जीव होते हैं आजीवक संत, उनके माध्यम से ये आजीवक बन जाता है। तीसरा हम देखते हैं अशोक को, अशोक बौद्ध बन जाता है मोगली पुत्तिस्य के प्रभाव में। यही बेसिकली चीजें रही, ब्राह्मण धर्म अपने स्थान पर रहा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि मौर्य वंश की समाप्ति होती है तो 3 नए ब्राह्मण वंशों का उदय होता है, जिसमें हम शुंग वंश पढ़ते हैं, कण्व वंश पढ़ते हैं और सातवाहन पढ़ते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि जो समाज था, समाज अपने धर्म को निरंतर रूप से मानता रहा, ठीक है। इसीलिए उसने इनका भी विरोध नहीं किया, इन्होंने दूसरे धर्मों का विरोध नहीं किया। इसी से हमें ये जानकारी मिलती है कि इनके कार्यकाल में असहिष्णुता थी, धार्मिक असहिष्णुता, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, माफ कीजिए, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहनशीलता थी, सब अपने अपने धर्म को मानते थे। ये बेसिकली हमने देखा इनकी धार्मिक स्थिति थी। अब जब हम पतन के कारण पढ़ते हैं, पतन के कारणों में बेसिकली हम देखते हैं कि पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण तो होता है क्या, क्या होता है पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्तराधिकारी कमजोर होना, ठीक है। तो पतन सबसे पहला कारण रहेगा कमजोर उत्तराधिकारी। और क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अशोक की अहिंसक नीति, ठीक है। अशोक की अहिंसक नीति, ये इसका कारण क्या है, जब अशोक ने निर्धारित कर लिया कि अब वह भेरी घोष की जगह धम्मघोष की स्थापना करेगा, वह युद्ध नहीं करेगा, इसी कारण से जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र होने लगे या विरोध करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि भाई अशोक अहिंसक नीति को अपनाएगा। जो उसके आने वाले उत्तराधिकारी थे वो इतने अयोग्य थे, योग्य नहीं थे कि उन्होंने इस नीति का अनुसरण ही करते रहे। उन्होंने कोई भी सेना का निर्माण नहीं किया। उससे हमें पता चलता है कि वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति द्वारा ही कर दी गई, ठीक है। ये बेसिकली 2 मेजर कारण है। तीसरा कारण रहते कुछ इतिहासकार बताते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी, आर्थिक स्थिति कमजोर, ठीक है। मौर्यकालीन जो टैक्स व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर। चौथा कारण क्या मिलता है हमें, जो अमात्यों का भ्रष्टाचार होता था, अमात्य भ्रष्ट होते थे, ठीक है, इनका भ्रष्टाचरण होता था, जो कि हमें मुद्रा राक्षस बुक से, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, उससे हमें जानकारी मिलती है। ये बेसिक से 4-5 पॉइंट हैं जिनके बारे में जिनसे हमें पता चलता है कि मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। मौर्य वंश की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। मौर्य वंश हमने काफी अच्छे तरीके से बृहद रूप से पढ़ा है। अब हम कल से शुरू करेंगे जो नए ब्राह्मण वंशों का उदय होता है। जब अपन ने देखा कि भाई आखिरी शासक बृहद्रथ रहता है, बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा होता है और पुष्यमित्र शुंग आके इसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश की स्थापना के साथ ही
बौद्ध धर्म पतन की ओर जाता है और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होता है। ठीक है, क्योंकि शुंग ब्राह्मण मत अनुयायी था। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कल से शुंग वंश के बारे में, जो अलग अलग देशी और विदेशी शासक थे, राज्य थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब इतना बड़ा साम्राज्य खत्म होता है तो कई छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य, प्रांत है, वो उदय होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को मौर्य साम्राज्य समझ में आया होगा। अब विदा लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।